जय हिंद दोस्तों। मौर्योत्तर काल के अगले वीडियो में जो मैंने आपको इसके पहले दिया था उसमें मैंने आपको कण्व और सातवाहन वंश बताए थे। इसके बाद सातवाहन वंश के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसको हम बोलते हैं आभीर वंश। इस वंश की जो स्थापना है, इसके जो संस्थापक है वो ईश्वर सेन है। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन है और इनका जो महत्वपूर्ण काम है, इन्होंने कलचुरी चेरी संवत की स्थापना की थी। यानी आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने कलचुरी चेरी संवत की स्थापना की थी। यही एक महत्वपूर्ण काम इनका है जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी आभीर वंश से आज तक कोई प्रश्न बने नहीं है और बनेंगे भी नहीं। अगला आभीर वंश के बाद जो अगला वंश आया ये इक्ष्वाक वंश आया। अब इक्ष्वाक वंश के जो लोग थे ये सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। यानी कि उनके एक तरीके से गवर्नर होते थे जो किसी राज्य में राज्य कर रहे हैं, और बाद में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी तो ये अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर लेते थे। तो जो इक्ष्वाक वंश के लोग थे ये सातवाहनों के क्या थे? सामंत थे। ठीक, सामंत हुए, कमजोर हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हम आपके अंदर में काम नहीं करने वाले हैं, आप अपना काम देखो, हम अपना काम देखें। तो एक ऐसे वंश की स्थापना हुई जिसको हम बोलते हैं इक्ष्वाक वंश। और इसके स्थापना का संस्थापक सबसे पहले जो इक्ष्वाक वंश है इसके संस्थापक कौन थे? सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके संस्थापक माने जाते हैं श्री शांत मूल। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो हुए हैं वीर पुरुष दत्त। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने नागार्जुनी कोंडा में एक स्तूप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्तूप की स्थापना की थी। कहां पर? नागार्जुनी कोंड में एक स्तूप की स्थापना की थी। किसने? वीर पुरुष दत्त ने। ठीक, इसके संस्थापक कौन है? शांत मूलक। तो आभीर और इक्ष्वाक वंश दोनों खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाकाटक। इसके बाद एक वंश हुआ है चातुसातकर्णी जिसका कोई महत्व नहीं है तो उसको हम इसमें नहीं देखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण देखेंगे हम देखेंगे इसको वाकाटक वंश। अगला महत्वपूर्ण वंश कौन सा है? वाकाटक वंश। ठीक, जो वाकाटक वंश है ये एक ब्राह्मण वंश होता है। इसके पहले शुंग वंश ब्राह्मण वंश है, सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश है, और इसी अगले श्रृंखला में जो वाकाटक वंश है इसे भी हम एक ब्राह्मण वंश की ही मानते हैं। ठीक, इसके जो हुए हैं संस्थापक उनका नाम है विंध्य शक्ति। संस्थापक कौन हुए हैं? विंध्य शक्ति। कौन सा वंश है ये? ब्राह्मण वंश है। इसके संस्थापक हुए हैं विंध्य शक्ति और ये ब्राह्मण वंश है। इसके जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उनका नाम है प्रवरसेन प्रथम। इस वंश के जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं उनका नाम है प्रवरसेन प्रथम। और क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने 4 अश्वमेध करवाए थे। सिर्फ इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने क्या करवाया था? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसीलिए प्रवरसेन इस पूरे वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा है। और कुछ नहीं आएगा इसमें से। आपको जब भी अश्वमेध से आएंगे तो सिर्फ 2 प्रश्न आएंगे। पहला 2 अश्वमेध करवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसमें यह पूछा जाता है कि ये कहां से जानकारी मिलती है? तो अयोध्या के अभिलेख से। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? प्रवरसेन प्रथम ने, जो कि किस वंश के हैं? वाकाटक वंश के हैं। अगला जो वंश है वो कलिंग का। कलिंग पढ़ेंगे। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा के क्षेत्र में। सबसे पहले कलिंग किसने जीता था? महापद्मनंद ने। उसके बाद कलिंग किसने जीता था? अशोक ने। कलिंग के बाद से अशोक ने युद्ध लड़ना बंद कर दिया था। तो कलिंग, और कलिंग का कौन सा वंश? चेदी वंश। कलिंग का हम कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? चेदी वंश।
इसका जो संस्थापक है महावेद वाहन है। जो चेदी वंश है इसका संस्थापक महावेद वाहन है। दूसरी चीज, इसका सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था? खारवेल। कलिंग का राजा है खारवेल, जो इसका सबसे प्रतापी राजा है। खारवेल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने हाथी गुंफा अभिलेख लिखवाया था, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और हाथी गुंफा अभिलेख में इसने लिखवाया था जो महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। किसने? महापद्मनंद ने, क्योंकि इसको जीता था, एक नहर खुदवाई थी। देखो, जो कलिंग है ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ चावल बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको जितने भी राजा थे इसीलिए इसको जाते थे, तोड़ के चले आते थे, क्योंकि ये ढोल की तरीके से था। जिसका जब मन करता था वो जाता था, कलिंग को बजाता था और वापस आ जाता था। तो कलिंग में महापद्मनंद ने एक नहर बनवाई थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? हाथी गुंफा अभिलेख में। और हाथी गुंफा अभिलेख से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो जैन धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के जो लोग हैं, इनको ग्राम अनुदान में जो दिया गया, तो इसका सबसे पहला विवरण कहां मिलता है हमको? पहला विवरण हमको हाथी गुंफा अभिलेख में मिलता है। यानी पहला साक्ष्य हमको कि जैन लोगों को भी ग्राम अनुदान में दिया जा रहा है, इसका पहला साक्ष्य हमको हाथी गुंफा अभिलेख से मिलता है। मौर्योत्तर काल में जो भारतीय शासक रहे हैं उनसे रिलेटेड इतने ही प्रश्न हैं जो आते हैं, जो आएंगे भी। इसके अलावा कुछ आते नहीं है और इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब जो है मौर्योत्तर काल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है यवनों का भारत पर आक्रमण, जो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।